नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज पंवार और हर बार की तरह जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर मैं आता ही हूं। और आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है भू कानून। जी हाँ, धामी सरकार ने कैबिनेट में भू कानून को मंजूरी दे दी है और जिस तरीके से उत्तराखंड के जो तमाम इलाके हैं उसमें भू कानून और वो भी सख्त भू कानून की मांग जो लगातार उठ रही थी, उसको देखते हुए अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जो ड्राफ्ट है उसको कैबिनेट से पास करा दिया है, तो जो सूत्रों के हवाले से जो छन छन के जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ जो है वो ये दिखाने की सरकार ने कोशिश की है कि वो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जो ज़मीनें हैं उनको बिकने से रोकना चाहती है। तो आज की जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये ऐतिहासिक कदम जो है वो राज्य के संसाधनों की रक्षा करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया है इसकी ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बीच में जो तमाम कानूनों के साथ टेम्पर किया गया और जो भू कानून के साथ टेम्पर किया गया वो कहीं ना कहीं सवाल उठता ही था। लेकिन अब जब तमाम लोगों ने विरोध शुरू किया, आंदोलन शुरू किए, उसके बाद भी सरकार ने जिस तरीके से तेज़ी से कदम उठाया है उससे साफ तौर पर लगता है कि सरकार कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जो परेशानियां हैं वो और बढ़े। मैं आपको एक तरीके से जो ये सख्त भू कानून है उसका एक कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। उसमें जैसे इसमें एक तरीके से पहाड़ के जो 11 ज़िले हैं उसको काफ़ी हद तक फोकस में रखा गया है और इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा लगभग 11 ज़िलों में कृषि और बागवानी के लिए जो बाहरी राज्यों के लोग जो हैं वो ज़मीनें नहीं खरीद सकेंगे। यानी एक बड़ा विंडो जो है वो बंद कर दिया गया है इन तमाम लोगों के लिए, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये जारी रहेगा। देहरादून भी उसमें शामिल है जिसमें प्रतिबंध रहेगा। तो यानी हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस तरीके के जो तमाम चीज़ें हैं वो होंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सवालात हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीनें अब वैसी नहीं हैं, यहाँ पर केवल कृषि के योग्य जो है ज़्यादातर कई जगहों पर ज़मीनें हैं, यानी गांव हैं, बसासत हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी ज़मीनें जो हैं वो इस तरीके से बेचने वाली स्थिति में नहीं रहते। और अगर जैसा लोग दिल्ली में है वैसा ही हरिद्वार में है या फिर उधम सिंह नगर में है। और सुंदरता के लिए ही तो पहाड़ की तरफ को लोग बढ़ते हैं, वहाँ पे फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ पर अपने रिजॉर्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं या फिर अन्य तमाम घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने जो है वो 11 ज़िलों पर कृषि और बागवानी की जो खरीद है उसमें बाहरी लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। और वहीं अन्य प्रयोजनों के लिए अगर ज़मीन खरीदने की अगर वो कोशिश करेंगे तो सरकार से उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी। जी हाँ, इसके अलावा एक तीसरा क्लॉज जो है वो है बाहरी राज्यों के जो व्यक्ति हैं अपने परिवार के लिए जीवन भर में एक बार, यानी जीवन भर में एक बार 250 वर्ग मीटर ज़मीन ही खरीद सकेगा। ये केवल जैसा मैं कह रहा हूँ केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरा परिवार की बात कही गई है। और इसमें जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे मैंने अपने लिए ले ली, फिर मेरे परिवार के किसी और सदस्य ने कहीं और ले ली, मेरे परिवार के किसी और सदस्य ने, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और इस पे कोशिश रहेगी सरकार की, कितना चेक लगा पाती है सरकार ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 250 वर्ग मीटर का जो फैसला है वो तो अगर कहा जाए तो खंडूरी सरकार के दौरान ही ये फैसला कर दिया गया था। लगभग इससे पहले एनडी तिवारी सरकार में ये लगभग 500 वर्ग मीटर के लगभग ज़मीन खरीद सकते थे, तो इसको यथावत रखा गया है। अच्छा, ज़मीन खरीदते समय सब रजिस्ट्रार को शपथ पत्र ज़रूर देना होगा। इसके अलावा निकाय सीमा में तय भू उपयोग से हटकर ज़मीन के इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसा मैंने आपको कहा कि 250 वर्ग मीटर से अगर आपने घर के लिए अगर 250 वर्ग मीटर की तक
को ज़मीन जो है वो कोई भी बाहर से आके जो है वो यहाँ पर अपना घर बना सकता है, लेकिन जो खेती और बागवानी वो लगभग उत्तराखंड के 11 ज़िलों में उनके द्वारा नहीं की जा सकेगी। ये हिमाचल में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही पैटर्न है। और पूर्व में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने 2018 के तहत जो उनके द्वारा जो प्रावधान किए गए थे उन तमाम प्रावधानों को आज की इस कैबिनेट बैठक में उसके जो प्रावधान थे उनको निरस्त किया गया है। अब राज्य में 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन खरीद को मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी परियोजना होगा उसमें 12.5 जो एकड़ है उससे अधिक की ज़मीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी। और पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती को तेज़ी से पूरा किया जाएगा। एक बड़ी परेशानी ये भी रहती है पहाड़ों में कि जो लोगों के खेत हैं वो अलग अलग जोत हैं, वो इधर उधर रहती हैं। किसी का इधर है, वो मेरे घर के मेरे ज़मीन के आगे किसी और का है, फिर मेरा जो अगली ज़मीन है वो उससे 2 खेत दूर है। तो इसको कहीं ना कहीं बंदोबस्त और चकबंदी करने की कोशिश भी सरकार बता रही है कि उनके द्वारा की जाएगी। अच्छा, दूसरे राज्यों के लोगों के लिए राज्य में ज़मीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ज़मीनों की खरीद के लिए अब जो डीएम जो हैं वो अनुमति नहीं दे पाएंगे। यानी पहले तो डीएम के द्वारा जो अनुमोदन कर दी जाती थी, लेकिन अब वो जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कहा जाए तो प्रदेश में ज़मीन खरीद के लिए बाकायदा एक पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की एक इंच ज़मीन खरीद का भी ब्यौरा दर्ज होगा। अभी तक की जितनी ज़मीनें खरीदी गई हैं या फिर जितनी ज़मीनों को लेकर अभी तक खरीदें हुई हैं या फिर भविष्य में होंगी, उनका भी ब्यौरा इस पोर्टल के अंदर रखा जाएगा। अच्छा, निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्यों के लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। यानी अगर नगर निगम और ये निकाय, नगर पंचायत और नगर पालिका, इसकी जो भी परिधि होगी, यानी अगर आप गांव में भी रह रहे हैं तो आपको इसके लिए बाकायदा शपथ पत्र देना होगा। एक परिवार में अगर 2 लोगों के द्वारा तथ्य छुपाकर ज़मीन खरीदने का मामला सामने आया तो इस पूरी उसमें ज़मीन जो है वो सरकार में निहित कर दी जाएगी। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर एक उदाहरण देते हुए कि अगर मैं बाहर का हूं और बाहर के द्वारा अगर मेरे द्वारा कोई ज़मीन खरीदी जाती है तो केवल 250 वर्ग मीटर तक की ही ज़मीन खरीदी जा सकेगी मेरे द्वारा। और मेरे परिवार के अन्यत्र अगर किसी और ने, मेरे परिवार के अन्य किसी ने कहीं पर और 250 वर्ग मीटर की ज़मीन खरीद ली या फिर 400 वर्ग खरीद ली, 1000 वर्ग खरीद ली, तो उसमें वो जो ज़मीन होगी वो सरकार में निहित कर दी जाएगी। और सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी ज़मीनों की खरीद की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी। यानी कोई भी ज़मीन खरीदी जाएगी या फिर बेची जाएगी तो उसमें सारा जो रिपोर्ट होगा, रिकॉर्ड होगा, वो क्योंकि रजिस्ट्री होती है, तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो सारा सामने आता है, तो वो तमाम चीज़ें राजस्व परिषद और शासन को भी बतानी होगी। इसके अलावा नगर निकाय सीमा में जो ज़मीनों के जो तय भू उपयोग के अंतर्गत ही लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कोशिश यही रहेगी सरकार की कि जो उसका तय भू उपयोग हो उसी के तहत तमाम जो ज़मीन खरीदी जा सके। ऐसा नहीं कि अगर आपने कृषि की खरीदी तो उसमें जो है आप जो हैं वहाँ पर अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। तो सरकार उसमें ये बता रही है अपने इस जो कानून है, जो भू कानून है, उसमें सरकार की कोशिश ये है कि ये दिखाने की कि इसके तहत उन पर अगर उससे अन्यत्र उन्होंने कोई काम किया तो उन पर कार्रवाई होगी। वहीं राज्य के बाहर के लोगों से इसका दुरुपयोग करने पर सरकार के स्तर से तमाम कार्रवाई जो है वो नियमों से हटकर किए गए इस्तेमाल पर ज़मीन सरकार में निहित होगी। तो यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि उत्तराखंड में जो भू कानून है और भू कानून के तहत जो तमाम पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं।
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में जो पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य जो जगह हैं, चाहे हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, राजस्थान हो, कई लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी और उसके बाद यहाँ पर अपने फार्म हाउस बना दिए, किसी ने कोठी बना दी। तो उसकी वजह से जो पहाड़ का जो इम्बैलेंस है वो साफ तौर पर देखा गया और काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़े पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे देखे गए कि बाहर से आए लोगों ने मारपीट की या फिर कहीं ना कहीं अशांति वाला माहौल हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये भू कानून लाया है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए जब ये विधानसभा से पास हो जाएगा और उसके बाद जो ये कानून है ये जब मूर्त रूप में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये भू कानून जो है उत्तराखंड से बाहर के लोगों पर ही एप्लीकेबल होगा। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उत्तराखंड की परिधि में कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं। और अगर मैं उत्तराखंड का हूं तो मेरे द्वारा ज़मीन जितना मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं कितनी भी ज़मीन खरीद सकता हूं। ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हिमाचल में भी कुछ इसी तरीके का प्रावधान है। तो कोशिश यही रहेगी सरकार की। अब ये उम्मीद तो यही है कि सरकार ने अपनी तरफ से ये घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग है या फिर जो लाल फीताशाही है वो इन तमाम चीज़ों को गोल कर देती है और उन तमाम चीज़ों को जो है वो लटकाने का काम करती है। तो इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। किस तरीके से आप देखते हैं ये सशक्त भू कानून की तरफ जो सरकार ने कदम बढ़ाए, क्या कुछ नए प्रावधान इसमें जोड़े गए? देखिए, निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप माननीय धामी जी हमेशा काम करते रही है। किसी भी विषय को आप उठा लें, माननीय धामी साहब का भी सोच ये है कि हम उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हम अच्छा काम करें। तो भू अध्यादेश के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हम आगामी सत्र यानी जो अभी सत्र चला उसमें सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे, और जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कल टेबल होगा या जब भी टेबल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी, लेकिन ये तय है कि सरकार की जो मंशा थी जन भावना के अनुरूप उसको लाने का काम किया है। यानी कि अब हमारे यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कम से कम जिस उपयोग में ली जाती थी और लोग उसका दूसरा उपयोग करते थे, अब इस प्रकार के काम हमारे उत्तराखंड की धरती पे नहीं हो पाएंगे। जी, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हृदय की मांग, जो देवभूमि के भौगोलिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को और अनादि समय तक उसको स्थापित रखने की जो एक बड़ी मांग थी कि राज्य के अंदर भू कानून बने। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जन भावनाओं की इस मांग को धरातल पर उतारा है। आज ही कैबिनेट उसको मंजूरी दी है और कल ही मुझे लगता है कि सदन के अंदर विधेयक आएगा और उत्तराखंड के अंदर हिमाचल से कड़ा भू कानून लागू होने वाला है। ये यहाँ की जनता का जो मत था, और पिछले दिनों जब मैं इस बात को कहता था कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून का भी अच्छा स्वरूप लेकर कोई पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी, और मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने साथ धरातल उतारा है। मैं पूरे देश की जनता को अपनी ओर से इस कानून के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अब हमारा देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है वो निरंतर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और कैबिनेट के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज जन भावनाओं के अनुरूप जो यहाँ की जनता की मांग थी वो भू कानून कैबिनेट ने आज पास किया है, जिसमें उधम सिंह नगर हरिद्वार को छोड़कर 11 जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है।
पहले 12.5 एकड़ तक भूमि खरीदने की परमिशन होती थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है। और इसी प्रकार जो ये 2 जिले हैं, इसमें कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो उसको डीएम को अधिकार था कि वो परमिशन दे सकता था, उसको समाप्त, डीएम की पावर को समाप्त कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा तो उसे शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वहीं जो अपने निजी आवास के लिए 250 मीटर जमीन खरीदना चाहता है तो उसको एक सबक देना होगा कि वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीद रहा है, मतलब किसी बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहा है। आज ये हमारी कैबिनेट ने पास किया है और समय की मांग भी थी, क्योंकि देखा गया कि हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में बाहर के लोगों ने अंधाधुंध ज़मीनें खरीद कर वहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाई हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। और कई तो ज़मीनें लेकर कई सालों से पड़ी थी, जिसको सरकार ने अपने में निहित कर दिया है। निश्चित ही इसका उनके आने के बाद इस पर रोक लगेगी। एक बार मैं इसके लिए फिर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट के साथियों को आभार व्यक्त करता हूँ और उत्तराखंड की जनता को जो है बधाई देता हूँ। सर, कल बजट भी है, उसको लेकर भी क्या देखिए, जो आज सशक्त भू कानून की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप पिछले वर्षों के भू कानून के संदर्भ में संबंधी जो कानून है, जिस तरह से इसके साथ छेड़छाड़ की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लगातार जब श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी 2002 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 500 गज 500 फीट की अनुमति दी गई थी। उसके बाद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भवन चंद्र खंडूरी जी बने, उन्होंने 250 गज की 250 फीट की अनुमति दी बाहरी लोगों को। लेकिन उसके बाद लगातार भू कानूनों में संशोधन होते रहे और 2018 में और 2022 के बाद लगातार संशोधन किए गए हैं और बाहरी लोगों को लैंड यूज करने की भी आवश्यकता नहीं है। लैंड यूज की परमिशन लेने के बाद जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन खरीदी गई थी उसका लैंड यूज बदल दिया गया है। अनेकानेक उदाहरण हैं। इसी को लेकर हम आज सदन में कल हम सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर नियम 310 के अंतर्गत लाना चाह रहे थे, लेकिन आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, सदन में पेश करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम विस्तृत रूप से जो भाजपा की सरकार में जो कारस्तानियाँ हुई हैं, जो खालमेल हुआ है, जिससे बाहरी लोगों को ज़मीनें दी गई हैं, जिससे व्यावसायिक घरानों को ज़मीनें दी गई हैं, उसका ब्यौरेवार कल हम सदन में अपनी बात को रखेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना किस तरीके से सत्ता पक्ष ने तो इस पूरे भू कानून की बढ़ाई की और विपक्ष ने किस तरीके से इस भू कानून पर सवाल खड़े किए। तो आज इस पूरे वीडियो में इतना ही। भू कानून से जुड़े इस पंकज टॉक्स के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।